अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सिड वॉइस। चैनल पर आने वाले नए और पुराने लोगों से गुजारिश है कि कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी एक सच्चे वाकये पर मुश्तमिल है जो कि मेरी मुमानी के नाना जान के साथ पेश आया, और ये कहानी उन्हीं की जबानी सुनिए। मेरा नाम महबूब इलाही है और मैं जिस्मानी एतबार से एक कड़ियल और मजबूत काठी का जवान था। ये वाकया मेरे साथ 1980 में पेश आया, जब मैं 25 साल का था। इस वक्त शहर इतने गुंजान आबाद न थे, आबादी बहुत कम और दूर दूर थी। हम सरगोदा के एक गांव में रहते थे और पेशे के एतबार से मैं एक कोचवान था। चूंकि इस वक्त जदीद जराए आमदोरफ्त जैसा कि मोटरसाइकिल और गाड़ियां वगैरह आम नहीं थी, कहीं आने जाने के लिए अमूमन तांगे इस्तेमाल होते थे। हम जहाँ रहते थे वहाँ तकरीबन 40 घर और भी थे, और उनमें से एक घर अहमद खान का था। अहमद खान की बीवी अक्सर बीमार रहती थी और कई बार उसको अस्पताल मुंतकिल करना पड़ता था। वाकया कुछ यूं है कि गर्मियों की एक रात अचानक 10 बजे के करीब उसकी तबीयत बहुत शदीद खराब हो गई और अस्पताल मुंतकिल करने के सिवा कोई चारा न था। इलाका चूंकि वीरान था, इसलिए इस वक्त कोई भी कोचवान अस्पताल ले जाने पर राजी न था। अहमद खान की बीवी की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। मैं फितरतन एक बहादुर जवान था। मुझे जैसे ही इत्तला मिली तो मैं फौरन तांगा लेकर उनके घर पहुंचा और मरीज को लेकर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रात 12 बजे हम सिविल अस्पताल सरगोदा पहुंच गए और मरीज को दाखिल करवा दिया। मैंने सुबह गांव से दूसरी सवारियों को भी लाना था, क्योंकि ये तो मेरा जरिया माश था। इसलिए मरीज को अस्पताल दाखिल करवाते ही गांव के लिए वापस रवाना हो गया। इस वक्त तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा जब मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था। गांव में लोग सारे शाम ही सो जाते थे और आधी रात के वक्त इतना सन्नाटा होना एक आम सी बात थी। मगर आज माहौल में कुछ अजीब पुरसरारियत थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ अनोखा होने वाला है। चांद की 4 या 5 तारीख थी, इसलिए रोशनी इतनी ज्यादा न थी। मेरे पास एक लालटेन थी जो कि तांगे के साथ ही बंधी हुई थी। मैं कुछ ही दूर चला था कि मेरी नजर एक बुर्का पोश खातून पर पड़ी जो कि रास्ते के दाहिनी तरफ खड़ी थी और हाथ के इशारे से मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैं रात के इस वक्त एक अकेली औरत को यूं बीच रास्ते में देखकर थोड़ा हैरान हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ना रुकूं, क्या पता ये कोई और मखलूक हो। मगर फिर मैंने सोचा कि सचमुच ये कोई मुसीबत की मारी ना हो। मैंने तांगा रोक दिया तो वो औरत तेजी से मेरी तरफ आई और मिन्नत समाजत करने लगी कि मैं उसे अपने साथ वाले गांव छोड़ दूं, क्योंकि उसकी बहन बहुत बीमार है और बहन की बीमारी का सुनकर वो अपने गांव से पैदल ही निकल आई है। लेकिन अब मजीद नहीं चला जा रहा। मैंने मुसीबत की मारी समझकर उसे तांगे में पीछे बैठने की इजाजत दे दी। अभी हम थोड़ी ही दूर गए होंगे कि अचानक मुझे यह महसूस हुआ कि तांगा पीछे वाली साइड से भारी होता जा रहा है और इस वजह से घोड़े के पांव उखड़ने लगे। मैंने एकदम तांगा रोक दिया और उतरकर उस औरत की तरफ आया और उससे पूछा कि पीछे तो सिर्फ वो बैठी है, फिर इतना वजन कहाँ से आया है। उस औरत ने जवाब दिया कि तुम इस बात को छोड़ो, बस तांगा चलाओ। मैं हैरान होकर जैसे ही मुड़ने लगा तो मेरी नजर उस औरत के पांव पर पड़ी। ये देखकर मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया कि उसके पांव उल्टे हैं। मुझे लगा कि आज तो मेरी खैर नहीं है। मुझे देखकर वो औरत समझ गई कि मुझे पता चल गया है। उसने गुस्से में कहा कि तांगा चला और पीछे मुड़कर ना देख, वरना तेरा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई बिल्लियां आपस में लड़ रही हों। खैर, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए तांगा अंधाधुंध दौड़ाया और पीछे मुड़कर न देखा। तांगा घर के सामने जाकर ही रुका और बिना इधर उधर देखे दौड़ने के से अंदाज में मैं घर में दाखिल हो गया। उस रात मुझे कपकपी के साथ शदीद बुखार हो गया। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद जाड़े जैसी ठंड लगने लगी थी। बुखार की वजह से उस दिन मैं घर से बाहर नहीं निकला। मेरे घर में कुल 7 लोग रहते थे। मैं, मेरे अम्मी अब्बू, दादी और 3 मेरी बहनें। गर्मियों की वजह से सब लोग खुले सहन में चारपाइयां बिछाकर सो रहे थे। ये तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त होगा जब मेरी आंख एक अजीब से एहसास से खुली। मुझे यूं महसूस हुआ
کہ جیسے کوئی میرے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے سرانے کی طرف دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر جیسے ہی میں نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے کان میں گھررائی کہ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی عزیز ہے تو چپ رہو۔ میں نے ڈر کے مارے چپ سادھ لی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ وہ روز رات کو اسی وقت آتی اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی۔ میں دن بدن مزید کمزور اور بیمار ہونے لگا۔ خوف سے میرا کھانا پینا چھوٹ گیا۔ میری حالت دیکھ کر گھر والے بہت پریشان تھے کہ ہمارے اچھے بھلے بیٹے کو پتہ نہیں کون سا روگ لگ گیا ہے۔ سرگودا شہر کے سب ڈاکٹروں کو دکھایا اور سب ٹیسٹ کروائے، مگر سب ایک ہی بات کہتے تھے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی پریشانی دیکھ رہا تھا، مگر میں ڈر کے مارے خاموش تھا کہ کہیں وہ چڑیل ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے گھر والے جب مایوس ہونے کے قریب تھے تو میری عیادت کے لیے آئے ہوئے کسی رشتہ دار نے مشورہ دیا کہ کسی عامل وغیرہ کے پاس جا کر دیکھو، یہ ضرور کسی اوپر والی بھاری شے کا اثر ہے۔ میرے گھر والوں کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور اگلے ہی دن میرے والد صاحب اور چچا زاد بھائی ساہیوال روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں ان دنوں ایک عامل کی بہت شہرت تھی۔ 2 دن بعد وہ لوگ اس عامل کو لے آئے۔ اس عامل نے میری حالت دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس پر بہت خطرناک چڑیل کا اثر ہو گیا ہے۔ میں اس کو بھگانے کا عمل رات 12 بجے کے بعد ہی شروع کروں گا، جو کہ 3 دن جاری رہے گا، اور اس دوران میرے اور اس نوجوان کے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا۔ رات کے 12 بجے عمل شروع ہوا۔ سب گھر والے عامل کی ہدایت کے پیش نظر صحن میں تھے۔ عمل شروع ہونے کے بعد کچھ دیر تک تو خاموشی چھائی رہی، مگر اچانک ہی زوردار چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ ہزاروں چمگادڑیں مل کر چیخ رہی ہیں۔ عامل نے اپنا عمل جاری رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے ایک کونے میں کالا اور سیاہ دھواں جمع ہو گیا۔ اس دھوئیں نے ایک خوفناک چڑیل کی شکل دھار لی۔ عامل کے عمل کی وجہ سے وہ چڑیل اپنی اصلی شکل میں آئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت تھے اور ہاتھ اور پاؤں کے ناخن بھی کافی لمبے اور نوکیلے تھے۔ بالوں نے چہرے کے علاوہ پورے وجود کو ڈھانپ رکھا تھا اور آنکھوں کے ڈیلے باہر کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ اس کے آتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیل گئی، جس کی وجہ سے سانس لینا بھی محال ہونے لگا۔ میری خوف کی وجہ سے بڑی بری حالت تھی، کیونکہ وہ میرے سامنے ہمیشہ شکل بدل کر آتی تھی، جس سے اتنی خوفناک نہیں لگتی تھی۔ اس چڑیل نے آتے ہی گھررا کر کہا کہ تو کون ہے جو مجھے میرے پیار سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عامل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف جھپٹی، تیری اتنی جرت کہ تو میرے اور میرے پیار کے درمیان آئے۔ اس نے عامل کو اٹھا کر دیواروں پر پٹکنا شروع کر دیا۔ عامل کی چیخوں کی آواز سن کر سارے لوگ جو صحن میں موجود تھے کمرے کی طرف دوڑے آئے۔ اتنے لوگوں کو آتا دیکھ کر چڑیل نے عامل کو یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ تیری قسمت اچھی ہے جو آج تو بچ گیا، مگر آئندہ یہاں کبھی مت آنا ورنہ زندہ نہیں جائے گا، اور غائب ہو گئی۔ اتنے میں گھر والے کمرے میں پہنچ گئے اور عامل کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ عامل نے ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا کہ اس چڑیل کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، آپ لوگ مجھے جانے دیں۔ میرے گھر والوں نے عامل کی بہت منتیں کی، مگر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گیا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میرے گھر والوں کو اب پتہ چل گیا تھا کہ میری حالت ایسی کیوں ہے۔ اب وہ ہر پل میرے ساتھ رہنے لگے۔ رات کو میری چارپائی سب چارپائیوں کے درمیان بچھائی جاتی۔ 2 راتیں گھر والوں نے باری باری جاگتے ہوئے اور مجھ پر قرآن پاک پڑھ پڑھ کر پھونکتے گزاری۔ یہ تیسری رات تھی۔ آج جاگنے کی باری میری 2 چھوٹی بہنوں کی تھی۔ بیچاری دن بھر کام کر کے تھک جاتی تھی۔ آج جیسے ہی رات کا تیسرا پہر ہوا، دونوں کی آنکھ لگ گئی اور ان کے سوتے ہی وہ چڑیل میرے پاس آ گئی اور اسی طرح میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ خوف کی وجہ سے میں کوئی سوال نہ کر سکا اور صبح پھر سے میری حالت خراب تھی۔ گھر والوں کو علم ہو گیا کہ وہ پھر سے میرے پاس آئی تھی۔ میری ماں اور بہنوں نے رونا شروع کر دیا اور اس شور کی وجہ سے پورے گاؤں والے ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ ان میں سے کسی نے میرے والد صاحب کو ایک حافظ صاحب کا بتایا جو کہ سرگودا سے باہر رہتے تھے اور وہ بہت نیک انسان تھے۔ ان کے پاس اکثر مسلمان جنات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ میرے والد اور چچا
फौरन ही रवाना हो गए और अगली सुबह हाफिज साहब को लेकर गांव पहुंच गए। तब तक मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वालिद साहब बताते हैं कि मैं गनूदगी की हालत में था और अजीब अजीब बातें कर रहा था। खैर हाफिज साहब ने आते ही घर के सब अफराद को तिलावत कुरान पाक करने का कहा। सब कुरान पाक की तिलावत करने लगे। तब हाफिज साहब ने मेरे माथे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो चुड़ैल चीख से चिल्लाती हाजिर हो गई। हाफिज साहब ने उससे पूछा कि वो कौन है और मुझे क्यों तंग कर रही है। तब उसने बताया कि पाकिस्तान बनने से पहले वो अपने घर वालों के साथ हमारे गांव से अगले गांव में रहती थी और उसका नाम चंपा है। वो हमारे गांव के एक लड़के से प्यार करती थी। पाकिस्तान बनने के वक्त वो लड़का एक हमले में मारा गया और चंपा अपने खानदान के साथ इंडिया के लिए निकल गई, मगर उसको उस लड़के से इस हद तक मोहब्बत थी कि वो सरहद पार करने से पहले ही मर गई और उसके घर वालों ने हमला आवरों के डर से उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया। तब से उसकी रूह इधर से उधर भटक रही है। एक दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो इत्तेफाक से मेरी शक्ल उस लड़के से मिलती थी जिससे वो प्यार करती थी। मुझे देखकर उसे ऐसे लगा कि उसका प्यार उसे वापस मिल गया है। तब से उसने मेरे करीब आने के लिए ये सब किया है और अब वो मुझे अपने साथ लिए बगैर नहीं जाएगी। हाफिज साहब ने उसको समझाया कि उसका और मेरा एक होना नामुमकिन है और मैं एक बूढ़े बाप और 3 बहनों का अकलौता सहारा हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़ दे वरना वो उसे जलाकर भस्म कर देंगे। उसने हाफिज साहब से कहा कि वो एक शर्त पर मुझे छोड़ने को तैयार है कि उसकी हड्डियों को लाकर संसार किया जाए ताकि उसकी रूह को सुकून मिल सके। उसने बताया कि फला फला जगह पर उसकी हड्डियां मौजूद हैं। हाफिज साहब ने उससे वादा कर लिया और मुझ पर मुख्तलिफ आयात पढ़कर फूंकते रहे। कुछ देर के बाद मेरा बुखार कम होना शुरू हो गया और मुझे होश आ गया। मेरा जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया था। मुझे होश में आता देखकर घर वालों ने खुदा का शुक्र अदा किया कि हमारा बेटा ठीक हो गया है। हाफिज साहब ने घर वालों को नमाज और तिलावत कुरान पाक की तलकीन की, क्योंकि इस पाक किताब में हर मसले का हल और हर बीमारी की शिफा मौजूद है। हाफिज साहब ने जाते जाते पानी दम करके घर के चारों कोनों में छिड़क दिया और मुझे गले में पहनने के लिए एक तावीज दिया ताकि आइंदा मेरे साथ कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। उसके बाद मैंने कोचवानी छोड़ दी और मैं अपने गांव में एक करियाने की दुकान खोलकर बैठ गया। रफ्ता रफ्ता हमारा गांव शहर का हिस्सा बन गया और मेरे कारोबार में तरक्की हो गई। मेरे घर वाले आज भी उन हाफिज साहब को बहुत दुआएं देते हैं जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बच गई थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले सामीन को मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इंशाल्लाह एक अच्छी और सच्ची कहानी के साथ दोबारा फिर से हाजिर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।